गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। आज का जो ये टॉपिक है वो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का हमने आज लिया है डिस्कशन के लिए। और आज का ये टॉपिक आप तक पहुंच रहा है CR इंटरनेशनल स्कूल तेहारा बावल के सौजन्य से। तो लीजिए आज आप डिस्कस करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, और पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर भी हम आज डिस्कस करेंगे मेन रूप से, मुख्य रूप से आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। मैं आपसे वादा करता हूं ये आज का जो टॉपिक है काफी हॉट होने वाला है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन होगी जो आप शायद पहले आप तक नहीं पहुंची होंगी, और भी बहुत सारे जो सौंदर्य की जो छटा है जो पश्चिमी घाट में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने आप में एक ब्रह्मांड के लायक, घूमने के लायक जो ये पश्चिमी घाट है, ये स्थान है। और यहीं पर आपकी 39 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसी तरह से 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इसी क्षेत्र में वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के बारे में आजकल जो चल रहा है कोविड-19 से इसका कंपेयर मत कीजिएगा। ये हॉटस्पॉट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए है। डिफरेंट फ्लोरा और फौना, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जानवर मिलते हैं, और बहुत सारे पशु पक्षी और नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। तो इस वजह से भी ये पश्चिमी घाट अपने आप में जो प्रकृति की एक अद्भुत देन है, और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। और कभी अगर अवसर मिला तो जरूर हम आप घूमने के लिए एक साथ चलेंगे, ये हमारा वादा है आपके साथ। लीजिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, और टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। देखो, अगर मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊं तो ये जो क्षेत्र है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोस्टल का जो क्षेत्र है, ये कोस्टल एरिया है, और ये पश्चिमी घाट का कोस्टल एरिया है। ये जो आप रेड से देख पा रहे हो, ये पश्चिमी घाट का कोस्टल एरिया है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पूर्व में देखते हो तो ये जो है आपका पूर्व का जो कोस्टल एरिया है, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र कोस्टल क्षेत्र है। लेकिन इसके अब जो पैरेलल में जो आप देख पा रहे हो, जो ब्लू शेडेड एरिया है, ये आपका पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। अर्थात जो कोस्टल एरिया से लेकर और ये जो ब्लू शेडेड एरिया है, ये देखो अपने आप में इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ चलते जा रहे हैं, ये क्षेत्र देख पा रहे हैं आप सभी, मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हो अच्छे से। ये पूरा का पूरा क्षेत्र पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो किस तरह से है, वो आज थोड़ा हम जान लेते हैं। तो आपके शुरुआत यहां से करते हैं कि ये आप विंध्याचल रेंजेस मान लीजिए, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और इसके विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो साउथ में है वो सतपुरा रेंजेस है। और विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस के जो बीचों बीच एक नदी जाती है, नाम बताएंगे आप? सोचिए। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। वो नदी है नर्मदा नदी, और जिसका भाव आप देख रहे हो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ भाव है। याद रखेंगे कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी का भाव पूर्व से पश्चिम की ओर इसका भाव है, और ये जाकर अरेबियन सी को ज्वाइन करती है। इसी तरह से ही विंध्याचल पर्वत के जो साउथ में सतपुरा रेंज, और सतपुरा रेंज के जो साउथ में तापी नदी बहती है। और तापी नदी के साउथ का जो क्षेत्र है, जो गुजरात से शुरू होता है, और गुजरात के बाद में महाराष्ट्र के बाद में गोवा के बाद में कर्नाटक के बाद में केरल, और फिर उसके बाद में तमिलनाडु। ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। और पश्चिमी घाट के बारे में अगर बात करें तो पश्चिमी घाट अपने आप में रेगुलर है, प्राकृतिक रूप से रेगुलर है। इसके बीच में किसी तरह का कोई प्रकृति ने कोई रास्ता नहीं बनाया है। पश्चिमी घाट बिल्कुल रेगुलर है। और दूसरी बात, अगर जो इम्पोर्टेंट बात है पश्चिमी घाट के बारे में, वो है कि ये जो पश्चिमी घाट है, इनकी जो हाइट है, एलिवेशन है, जो ऊंचाई है, वो प्रोग्रेसिवली जैसे आप
उत्तर से नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो ये बढ़ती जाती है प्रोग्रेसिवली। और हाइट जो है, एवरेज हाइट की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट की जो एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक है। कितनी हाइट है पश्चिमी घाट की? 900 से 1600 मीटर तक। और अगर बात करें इसकी चौड़ाई की तो वो भी, जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो आप देख रहे हो ये जो शेडेड एरिया अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो ज्यादा हो जाती है। और इसकी एवरेज जो चौड़ाई है वो 100 किलोमीटर के लगभग है। कितना? पश्चिमी घाट की एवरेज जो चौड़ाई 100 किलोमीटर, मैक्सिमम, सॉरी एवरेज नहीं, मैक्सिमम जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 100 किलोमीटर के लगभग है। और बात की हमने पैरेलल है, पश्चिमी कोस्ट जो कोस्टल एरिया है उसके साथ में, कोस्ट के साथ में पैरेलल चलते हैं। दूसरी बात की प्रोग्रेसिवली नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी हाइट बढ़ती जाती है। एवरेज हाइट टोटल 900 से लेके 1600 मीटर तक है। अगर इसकी एवरेज हाइट जो प्रोग्रेसिवली साउथ की तरफ जाकर बढ़ जाती है तो ये आप समझ गए होंगे, जो चोटी है, सबसे जो ऊंची चोटी है जो पश्चिमी घाट की, जो नीलगिरी हिल्स के क्षेत्र में है, और उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। और कौन सी चोटी की बात कर रहे हैं हम? अन्नाईमुड़ी की। कितनी हाइट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उसके बाद में दूसरी जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो इसके पास, इसी के पास में है, वो भी नीलगिरी पर्वतमाला की जो ब्रांचेज है उसी में है, और वो है डोडा बेटा। तो ये अपने आप में जो दो बड़ी चोटियां हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हमने बात किया था कि जो पश्चिमी घाट है वो रेगुलर है, बिल्कुल कनेक्टिविटी इसके बीच में फिर कैसे हुई। जो आपके पश्चिमी घाट और जो कोस्टल एरिया के बीच में जो हमने बताया था, इसका विस्तार लगभग एवरेज जो मैक्सिमम बताया है 100 किलोमीटर का है। तो इस विस्तार के बीच में जो स्थित शहर है वो जो आपके इसके पार जो क्षेत्र है, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, उसके साथ उनकी कनेक्टिविटी के लिए क्या किया गया है? ऑब्वियसली जो कनेक्टिविटी के लिए इनके बीच में पासेज बनाए गए हैं, जिनको आप भौर पास, भौर घाट या फिर दूसरा थाल घाट के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो मेजर रूप से तीन पासेज है। पहले भौर घाट की बात करेंगे, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे थाल घाट की, और फिर लास्ट में जो पश्चिमी घाट का जो सबसे नीचे जो दक्षिण में है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है पाल घाट। तो सबसे पहले हम डिस्कशन के लिए ले लेते हैं भौर घाट। भौर घाट जो है मुंबई और पुणे दोनों बड़े शहर महाराष्ट्र के जोड़ने का काम करता है। कौन सा? भौर घाट। तो भौर घाट और इसी के बीच से जो आपका मुंबई पुणे 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है वो यहीं से गुजरता है। और पहले जो पुराना जो आपका 4 लेन हाईवे था वो भी इसी क्षेत्र से गुजरता है। और भौर घाट एक ही फेमस जगह पर है, इसका जो खुदाई का एरिया, जो मतलब इसके बीचों बीच जो रास्ता निकाला गया है, याद कीजिए, कभी नाम सुना होगा, पिक्चर में कोई गाना देखा होगा आपने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खंडाला की। जो भौर घाट के जो रास्ता जो इसका खुदाई का काम है वो खंडाला के पास से किया गया है। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थाल घाट की। थाल घाट नागपुर को मुंबई के साथ में जोड़ने का काम करता है। 2 शहर, दोनों महाराष्ट्र के। ठीक है, उसके बाद में सबसे अंत में हम बात करते हैं इसमें पाल घाट का एरिया। जो पाल घाट है वो नीलगिरी के आसपास के क्षेत्र में ही है, और वो 2 स्टेट, केरल का जो डिस्ट्रिक्ट है, पलक्काड डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, जहां पर कि ये पाल घाट है, वो उसको तमिलनाडु के साथ ज्वाइन करने का काम करता है। तो अब हम लगभग जो है वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर चुके हैं। एक छोटा सा रह जाता है जो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। मानसून के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा लगभग 10 जून के लगभग बारिश दिल्ली से बहुत पहले आ जाती है। दिल्ली लगभग 29 जून को आती है, अगर डिले नहीं होती है तो बारिश। मानसून की बात कर रहे हैं गर्मी में। लेकिन जो साउथ वेस्ट जो मानसून विंड्स हैं
वो आर्बियन सी से आती हैं। और क्योंकि जो आपके पश्चिम घाट है उसकी हाइट काफी बढ़ी हुई है, काफी एलिवेशन ज्यादा है, तो आपने ओरोग्राफिक रेन के बारे में तो जरूर सुना होगा, नहीं तो जरूर इस चैप्टर में आप जान लेंगे कि ओरोग्राफिक रेन वो होती है ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर विद द एलिवेशन ऑफ हाइट। जैसे हाइट गेन करते हैं पृथ्वी से ऊपर की तरफ, तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो अपने साथ में मॉइस्ट लेके आती हैं, आर्बियन सी से आ रही हैं, बारिश वाली हैं, बारिश लेके आती हैं, साथ में पूरे भारत के क्षेत्र में बारिश करती हैं साउथ वेस्ट मानसून। और ये जो मानसून की जो हवाएं हैं वो आपके पश्चिमी घाट से टकराती हैं, टकराने का कारण टकराती हैं और ये जैसे वैसे टकराकर ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के साथ में क्योंकि ये रेन बियरिंग वीड्स है, वेट है इनके अंदर, और जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं कूलिंग हो जाती है ऊपर जाने के बाद में। और जो आपका जो ये पश्चिमी घाट का जो पश्चिम का एरिया है, मुंबई का जो क्षेत्र शहर या फिर उसके उस तरफ जो दूसरे शहर हैं, वहां पर ये बारिश का कारण बनती है और मुंबई में काफी बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होती है। लेकिन अगर हम बात करें पुणे की, तो पुणे के अंदर जो साउथ वेस्ट मानसून से इतनी बारिश नहीं होती जितना कि मुंबई में होती है। कारण आपने या तो जान लिया होगा या फिर जान लीजिए, या फिर और आगे हम गहराई से पढ़ने वाले हैं कि दो साइड के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक है लीवार्ड साइड और एक विंडवार्ड साइड। तो जो हवाएं आ रही हैं उस दिशा को विंडवार्ड साइड कहा जाता है, और अगर वहां कोई स्थलाकृति उठी हुई है और उसके जो दूसरी तरफ का क्षेत्र है उसको लीवार्ड साइड कहते हैं। तो जैसे ही हवाएं इससे आती हैं, टकराती हैं और विंडवार्ड साइड में बारिश करती हैं ज्यादा, और लीवार्ड साइड में क्योंकि उठने के बाद में, उतना ऊंचे उठने के बाद में इनके पास में ज्यादा मॉइस्चर नहीं होती, तो कंपैरेटिवली जो लीवार्ड साइड में है बारिश कम होती है। तो इसीलिए आपने सुना होगा या फिर पढ़ेंगे आगे कि जो आपका पश्चिमी घाट के क्षेत्र में इतनी बारिश, जो साउथ वेस्ट मानसून जितनी बारिश से, मुंबई में आपने सुना होगा बारिश के दिनों में क्या हाल होता है, पूरी मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, और साथ में पूरे का पूरा मुंबई में एक बाढ़ की कंडीशन बन जाती है। तो उनका कारण ये साउथ वेस्ट मानसून आप कह सकते हो, जो कि पुणे में इस तरह की कंडीशंस नहीं आती है। चलो, ये तो एक लीवार्ड और विंडवार्ड या फिर ओरोग्राफिक रेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और हम ये डिस्कस करते हैं, अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है, जो इसका एक्सपेंशन है, वो अगर नॉर्थ में बात करें तो ये महानदी है आपकी, जो उड़ीसा के नॉर्थ में है, और महानदी के साथ साथ में ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट का विस्तार है, जो पश्चिम का जो ये पूर्वी घाट का विस्तार है, और ये पूरी जो आपका कोस्टल एरिया है उसके साथ में पैरेलल ये जो आपका पूर्वी घाट का विस्तार है। तो यह बात करें तो आपके उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश का पूरा स्टेट, और उसके बाद में तमिलनाडु, और तमिलनाडु में और ये केरल का जो क्षेत्र है जहां पे नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो एक नोट बनाती है। नोट का मतलब आप सिर्फ इतना ही समझिए कि यहाँ पर पश्चिमी घाट और उत्तर जो पूर्वी घाट है दोनों आकर यहाँ दोनों का संगम होता है, दोनों मिलते हैं यहाँ से, ये नोट का क्षेत्र है। तो इस तरह से इनका भी विस्तार इस तरह से है। और इसकी अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बात किया था इस क्षेत्र के बारे में, हमने बताया था जो पश्चिमी घाट है जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो इनकी हाइट बढ़ती जाती है, लेकिन पूर्वी घाट में यहाँ इसके विपरीत होता है, और यहाँ पर साउथ से जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो इसी का कारण है जो आपकी उड़ीसा के अंदर जो महेंद्रगिरी की, यहां पर कहीं आसपास में आपकी महेंद्रगिरी की पीक है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, और इसकी हाइट 1501 मीटर है। मीटर याद रखना है, गलती से किलोमीटर नहीं लिखना है। तो इस तरह से
लेकिन एक और जो सबसे मेजर जो वेरिएशन की बात है वो है कि जो पश्चिमी घाट के बारे में हमने डिस्कस करते हुए कहा था कि रेगुलर घाट है, जबकि जो पूर्वी घाट है वो रेगुलर नहीं है। इनके बीच में प्राकृतिक रूप से पासेस बन गए हैं, दर्रे बन गए हैं। कारण यही है कि जो पश्चिमी घाट की हाइट ज्यादा है और इसका जो पश्चिमी घाट का जो ढलान है, जो फ्लो है रिवर, जो इस पूरे पेनिनसुलर रीजन में जो नदियां बहती है वो सारी की सारी नदियों का बहाव पूरी घाट की तरफ है और ये बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल को जाकर ज्वाइन करती है सभी नदियां। अगर बात करें नदियों की तो सबसे पहले हम नदी की बात करें, ये जो नदी है आपकी महानदी है जो रायपुर के नजदीक छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये आकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है और ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है उसके बारे में हम लास्ट में पूरी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एक व्यू आपके दिमाग में, कॉन्सेप्ट आपके बन जाए। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है जो आपके पेनिनसुलर प्लेटू या कहिए फिर दक्कन प्लेटू की जो सबसे बड़ी नदी है वो नदी है आपकी जिसको आप दक्षिण की गंगा के नाम से बोलते हैं। कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से बोलते हैं आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं ही खुद बता देता हूं आपको। वो नदी है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो ओरिजिन है या उद्गम स्थान है वो नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है और नागपुर से के डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई पूरे महाराष्ट्र के क्षेत्र को पार करती हुई और इसको और भी अन्य नदियां इसको ज्वाइन करती है। प्राणहिता है, पेनगंगा नदी है, वो सभी ज्वाइन करने के बाद में इसमें पानी का भी काफी बहाव हो जाता है और इस तरह से बहती हुई जो आकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है और ये भी डेल्टा बनाती है। बस आप इतना याद रखिए कि जो भी आपकी जो नदियां हैं, जो मेजर रिवर्स है, जो दक्कन प्लेटू से बहने वाली और जो बे ऑफ बंगाल को आके ज्वाइन करती हैं, गिरती हैं, वो सभी की सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा और ईस्चुरी क्या है वो बात करते हैं। अब इसके बाद में जो सेकंड जो लार्जेस्ट नदी की बात करें तो वो कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है या जहां से इसका ओरिजिनेशन होता है वो सतारा डिस्ट्रिक्ट है, वो भी महाराष्ट्र के अंदर है और ये भी बहकर आकर आंध्र प्रदेश को क्रॉस करते हुए पूरे महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए और इसको भी जो आपकी कृष्णा नदी है इसको कृष्णा नदी को नॉर्थ से भीमा नदी ज्वाइन करती है और साउथ से इसको तुंगभद्रा नदी ज्वाइन करती है। दोनों अच्छी बड़ी नदियां हैं और फिर ये अपने आप में इसमें पानी की काफी मात्रा हो जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट जो नदी है उसके बारे में हम बात करें तो ये कावेरी नदी है जो कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है और ये बहते हुए आपके तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो डेल्टा के बारे में हमने कहा था कि हम बात करते हैं। डेल्टा जैसे ही कोई नदी स्टूडेंट समतल मैदान से आगे बहने लगती है और जब उसका फ्लो खत्म हो जाता है, नदी का जो वेलोसिटी खत्म हो जाती है तो वो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है, अपने साथ में मिट्टी लेके आती है या फिर सिल्ट लेके आती है। साथ में भात के जो मिट्टी लेके आती है भाई उसी की बात कर रहा हूं, कोई डिफरेंट बात नहीं है। वो सारे के सारे जैसे उस नदियों में भाव कम हो जाता है तो वो अपने मुहाने के सामने गिराना शुरू कर देती है मिट्टी को और ऑब्वियसली जब नदी अपने सामने ही मिट्टी गिरा देगी तो वो काफी शाखाओं में बढ़ जाएगी और उसी को हम डेल्टा के नाम से बोलते हैं क्योंकि नदी की जो बहाव का क्षेत्र है वो लंबा है और ये जितनी भी नदियां लंबी होती हैं वो अपने मुहाने पे आकर डेल्टा बनाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ नदियां इस क्षेत्र में भी है जो आज के दिन तो टॉपिक का हिस्सा नहीं है जरूर, लेकिन मेरे जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स है वो जानना चाहेंगे। वो सारी की सारी जो नदियां हैं क्योंकि उनका जो बहाव का क्षेत्र है, ड्रेनेज एरिया है, बहुत ज्यादा नहीं है और उनको बहुत सारी नदियां ज्वाइन नहीं करती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज नहीं है और इस वजह से वो नदियां कुछ छोटे क्षेत्र से बहकर आरबीएनसी को ज्वाइन कर लेती है और वो ईस्चुरी बनाती है। और सिर्फ मैंने बात की है जो इस पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दो बड़ी नदियों की, वो है नर्मदा और ताप्ती नदियां जो जाकर आरबीएनसी में गिरती हैं और वो डेल्टा बनाती है। बाकी सभी नदियां जो आरबीएनसी में आके गिर रही हैं, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं
जो ऊपर से इंडस नदी आती है, और उसको तो वो तो अपने आप में काफी बड़ी नदी है, जो मिठानकोट में आके उसको सारी आपकी जो चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास ज्वाइन करती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ छोटी नदी जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली है, वो सब ईस्चुरी बनाती है। तो ठीक है, इसी के साथ में हमने डिस्कस कर लिया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का। और पूर्वी घाट की अगर एक एवरेज एलिवेशन का बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो वो लगभग 600 मीटर के लगभग है। और अब हम अंत में इस टॉपिक के बात कर लेते हैं अरावली रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। अरावली जो पर्वत शाखाएं हैं या पर्वतमाला है, वो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि हिमालय पर्वत से काफी पुरानी है। काफी पुरानी मतलब बहुत पुरानी है। हिमालय पर्वत 50-60 मिलियन ईयर एगो उनका फॉर्मेशन हुआ होगा, ये 400 मिलियन ईयर्स एगो से बनी हुई है। तो ये अपने आप में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपनी वृद्ध अवस्था में आप कह सकते हो, इनको वृद्ध अवस्था में है अरावली पर्वत। और इरोडेड की जो एक्टिविटीज के कारण इनके बीच रास्ते बन गए, देख रहे हो कटाव आप देख पा रहे हो। और इनका विस्तार जो पश्चिम से उत्तर की तरफ, पश्चिमी गुजरात से शुरू होकर अरावली जो रेंज है वो दिल्ली तक आती है। और इसके बीच में आप कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो आप अंदाजा लगाएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साथ ही साथ ये मैं बता दूं, जो आप ये जो अरावली रेंज है, रायसीना हिल्स का नाम सुना होगा, जहां पे राष्ट्रपति भवन है, वहां तक इनका विस्तार है। तो इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे लेते इजाजत, नए एक टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you. Goodbye. Good day.